नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 16 जून 2024 को आयोजित यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्नों का उत्तर एवं व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के लिए मैंने यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का सेट डी का प्रयोग किया है, क्योंकि सेट क्रमांक के बदलने से प्रश्नों का क्रमांक भी बदल जाता है। तो इस लेक्चर में मैं सेट डी के अकॉर्डिंग प्रश्नों का क्रमांक बोलूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्नों के किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए या किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज प्रश्नों की संख्या हेडिंग दिया है और एक कॉलम में मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है और एक तरफ मैंने प्रश्नों की संख्या लिखा है। तो हम देखे हैं इस बार कि रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, जिससे कि पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, बहुत रेयर केस में इससे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इससे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही चर्चित स्थल या स्थान से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। चर्चित व्यक्तित्व या उनसे संबंधित, जैसे उनकी किताबों पुस्तकों या इत्यादि से संबंधित चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित निकाय है, तो अंतर्राष्ट्रीय निकाय से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्नों की संख्या 9 है, अर्थात कुल 9 प्रश्न इस खंड से पूछे गए हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग एक एक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के थे और उनका उत्तर क्या होगा। देखिए, आज का जो इस खंड का पहला प्रश्न सेट क्रमांक डी के अनुसार 7वां प्रश्न है और ये क्या बोल रहा है कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस बोलते हैं, के कर्तव्य कौन से हैं। अब देखिए, ऐसे प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछता था, लेकिन इस बार पूछा है और इसलिए यूपीएससी के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना, पहले से भांप लेना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आपको पता है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस अभी अनिल चौहान जी को बनाया गया था। अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। उस संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पहले क्या बोल रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, तो ये बात तो सही है कि जो सीडीएस होते हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि तीनों सेवा प्रधानों, सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। कमान यहां बोल रहा है, इंग्लिश में कमांड बोलते हैं। तो ये आपको पता है कि गलत है, क्योंकि इनका काम है तीनों सैन्य प्रमुखों का कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेट करना, उनको कमांड देना नहीं है। तो ये बात गलत हो गया। इनको केवल कोऑर्डिनेट करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, न कि कमांड देना है। अगला कथन बोल रहा है कि सभी तीनों सेवाओं, ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, तो ये बात सही है कि तीनों ही जो हमारी सर्विसेज हैं, तीनों ही जो सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं के विषय पर भारत के रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में सीडीएस काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये प्रश्न में पहला सही है, दूसरा सही है और सही उत्तर पूछ रहा है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो 1 और 3 आप देखेंगे
डी में लिखा गया है, अर्थात डी इसका सही उत्तर होगा। अगर ध्यान से आप इस बात को पढ़े होंगे तब तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर यहां तक आप नहीं सोचे हो तो ये टफ क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सेट डी में 8वें नंबर का प्रश्न था कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा बात हो रही है, सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि लद्दाख में, आपको पता है कि लद्दाख में पर्यावरण को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। उसके कॉन्टेक्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया है और लद्दाख में ही भारतीय सेना द्वारा, लद्दाख में ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना करके चलाया गया है, ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। और इस ऑपरेशन सद्भावना के तहत क्या किया गया है? तो स्कूल बनाया गया है और इस स्कूल का नाम है आर्मी गुडविल स्कूल। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आर्मी गुडविल स्कूल की स्थापना की गई है और ऐसे 7 स्कूलों की स्थापना अभी तक की गई है और जिसमें लगभग 2200 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, 2200 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी जो संरचनाएं हैं उस पर भी इसी ऑपरेशन के तहत काम किया जा रहा है, बुनियादी संरचनाओं पर भी इसी ऑपरेशन के तहत काम किया जा रहा है लद्दाख में। और इसके अलावा भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को, अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को इस ऑपरेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप डेफिनेटली इधर देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ऑपरेशन संकल्प नहीं, ऑपरेशन मैत्री ये भी नहीं, ऑपरेशन सद्भावना अभी इसकी हमने बात किया कि लद्दाख में ये किया गया है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन मदद भी सही आंसर नहीं है, तो ऑपरेशन सद्भावना इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर यहाँ तक हमारी बातें नहीं गई हैं, अगर हम नहीं सोचे हैं तो टफ क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज अगर हम पढ़े हैं तो आसान क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया था इस खंड से। अगला प्रश्न नंबर 22 था, सॉरी अगला प्रश्न नंबर 19 था। और प्रश्न नंबर 19 में क्या बोल रहा है, ये अत्यंत ही जटिल क्वेश्चन था। इस प्रश्न को एक अभ्यर्थी को छोड़ देना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में काफी टफ प्रश्न था। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र 71 सेना की 3 सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? तीनों सेवाएं जो हमारे यहाँ हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनके जो रैंक होते हैं उन रैंक को दिया है और बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित है। देखिए, थल सेना में बोल रहे हैं कि ब्रिगेडियर होता है, तो उसी के समकक्ष वायुसेना में एयर कमोडोर होता है। ये तो सही है, ये दोनों सही हैं। लेकिन नौसेना में कमांडर होता है, कमांडर नहीं है बल्कि ये क्या होता है, कमोडोर होता है। ये क्या होता है, कमोडोर होता है, और इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि थल सेना में मेजर जनरल, यहाँ एयर वाइस मार्शल और यहाँ वाइस एडमिरल, तो ये वाइस एडमिरल गलत है। वाइस एडमिरल नहीं बल्कि रियर एडमिरल होता है, रियर एडमिरल। तो रियर एडमिरल यहाँ होता है, इसलिए हम देख रहे हैं कि ये भी गलत हो गया है, दूसरा भी हमारा गलत हो गया।
क्योंकि रियर मिड एडमिरल होता है। तीसरा है मेजर, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर, और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर। तो हम देखते हैं कि ये तीनों ही सही मैच हैं, ये तीनों के तीनों सही हैं। और अगर हम चौथा देखें तो थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ ग्रुप कैप्टन नहीं बल्कि यहाँ होता है विंग कमांडर, यहाँ होता है विंग कमांडर, और यहाँ कैप्टन नहीं बल्कि यहाँ क्या होता है कमांडर, तो यहाँ होता है कमांडर, इसलिए ये भी गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो केवल तीसरा ही सुमेलित है। आप ध्यान से देखिए, केवल अब तीसरा ही सुमेलित है जो तीनों के तीनों सही हैं, और इसलिए यहाँ डी केवल 3 ही सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर केवल 3 होगा, जो डी विकल्प में दिया हुआ है। ये प्रश्न अपने आप में कठिन प्रश्न था, और मेरा सलाह यही होगा कि ऐसे प्रश्नों को अभ्यर्थियों को अटेम्प्ट न करें तो ही बेहतर है। और अगर एग्जैक्ट आपको आता है, आप ऐसे बैकग्राउंड वाले घर से आते हैं, आपको आता है, तो जरूर आप लगाएं, अदरवाइज ये कठिन प्रश्न था। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न नंबर 22 था, और ये अपेक्षाकृत आसान प्रश्न था अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अभ्यास मित्र शक्ति, तो आपको पता है कि मित्र शक्ति जो अभ्यास है, मित्र शक्ति जो अभ्यास होता है, ये मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत व श्रीलंका के बीच में होता है। और अभी जो 2023 में हुआ है, 2023 में हुआ है, ये इसका 9वां संस्करण था। इससे पहले 8 बार हो चुका था, ये 9वां संस्करण था इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये न्यूज में था भी, 9वां संस्करण था। 2023 वाले को आयोजित कहाँ किया गया था? तो औध जो पुणे में है, तो पुणे में इसको आयोजित किया गया था। इसमें सेना तो भाग लेती ही है, उसके साथ साथ इसमें वायुसेना भी इस बार शामिल थी। इसमें वायुसेना भी भारत की और श्रीलंका की शामिल थी। और इसमें कई अभ्यास किए गए, जिसमें एक अभ्यास क्या था? आतंकवाद रोधी अभ्यास भी इसमें किया गया था। तो ये अगर इतनी बातें अगर आप न्यूज में पढ़े होंगे तो आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये पहले दिमाग में रख लीजिए, और फिर प्रश्न पे अब आइए कि यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। गलत, क्योंकि श्रीलंका से है। इसका प्रारंभ 23 की बात कर रहा है, देखिए इसका प्रारंभ औध पुणे में हुआ है, तो सही है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। तो हाँ, कई लक्ष्यों में से ये भी एक लक्ष्य था, और भी कई प्रयास किए गए थे अभ्यास। और भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। तो देखिए मैंने बताया कि वायुसेना भी इसका एक हिस्सा थी। मतलब कि 2, 3, 4 तीनों सही हैं, लेकिन पहला बांग्लादेश को जोड़ दिया है, जबकि ये श्रीलंका से है, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो जाता है। और जब पहला कथन गलत हो जाता है तो यहाँ पे सही आंसर 2, 3, 4 होता है। और 2, 3, 4 ये डी में, डी जो विकल्प है उसमें दिया हुआ है, इसलिए 22 वाले का भी आंसर, प्रश्न 22 का आंसर भी डी होगा। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे, वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि द इंडिया
वे, और दूसरा जो बुक है उसका नाम है वाई भारत मैटर्स। ये दोनों ही पुस्तकें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई हैं। एस जयशंकर जी के द्वारा लिखी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा। और स्ट्रेटजी एंड अनसर्टेन वर्ल्ड, इसका आगे अगर आप जाकर देखेंगे तो लिखा हुआ है स्ट्रेटजी इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। मैं शॉर्ट में से लिख दिया, बोल दिया आपको। तो ये जो पुस्तक है ये बताती है कि इस बदलती वैश्विक स्थिति में भारत की रणनीति क्या हो। बदलती वैश्विक रणनीति में भारत की रणनीति कैसी होनी चाहिए, भारत की रणनीति कैसी हो, इसके बारे में बात करती है ये पुस्तक। मतलब विदेश नीति पर ही बातें करती हैं। और वाई भारत मैटर्स में एस जयशंकर जी इस पुस्तक का सेंट्रल आइडिया पे अगर आप जाएं तो इस पुस्तक में जो वैश्विक पटल पर भारत का उदय या भारत की बढ़ती ताक बोल सकते हैं हम, या भारत की बढ़ती जो प्रभाव है, बढ़ता हुआ महत्व है, उसकी बात कर सकते हैं। तो इस पर बात कर रहे हैं। और दोनों ही सुब्रमण्यम जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक तरीके से फैक्ट था। अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। इसका सही आंसर था डी। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ 27 नंबर का। और 27 नंबर वाले में आप देख सकते हैं कि जो चर्चित देश रहे हैं या सुर्खियों में जो देश रहे हैं, स्थान रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश अर्जेंटीना, तो आपको पता सबसे खराब आर्थिक संकट सही है। अर्जेंटीना जो है, आप थोड़ा समझ लें यहाँ पर कि अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी है। आर्थिक स्थिति, लैटिन अमेरिका का देश है, आर्थिक स्थिति खराब है। और अगर आप देखेंगे 2022 में वहाँ मुद्रास्फीति 100% के आसपास थी, जो 2023 में यही मुद्रास्फीति कितनी हो गई, 143% के आसपास चल रही थी। वहाँ 55% के आसपास जो बच्चे थे वो गरीबी रेखा वाले घरों में थे। और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी आबादी, लगभग मान लीजिए 50% से ज़्यादा जो आबादी है, वो 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो क्या कर रही है, आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं, आधारभूत वस्तुओं एवं सेवाओं को नहीं क्रय कर पा रही है, वस्तु व सेवा से वंचित है। तो काफ़ी बुरी स्थिति है। तो इसलिए अर्जेंटीना वाला तो बात सही है। अगला है सूडान। अभी देखेंगे एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता आया है, आगे हम देखेंगे। देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, एकदम सही बात है। न्यूज में आप पढ़े होंगे, द हिंदू से लेकर हिंदी जो न्यूज़पेपर हैं उसमें भी प्रकाशित हुआ था कई बार कि यहाँ पर एक तो है जो सूडान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं सूडान की, और सूडान की जो RSF है, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, इनके बीच में गृह युद्ध चल रहा है। तो एकदम सही बात है, ये भी सही है। और अगला है कि तुर्की, ये इंग्लिश में इसी को टर्की बोल देते हैं, तो तुर्की नेटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, एकदम गलत बात है। अभी आज के डेट में भी टर्की या तुर्की नेटो की
सदस्य है या नेटो का सदस्यता लिए हुए है। तो इसलिए ये गलत है। 1 और 2 सही हैं, मतलब 2 युग्म सही हैं। कितने युग्म सही हैं पूछ रहा है, कितने सही सुमेलित हैं। 2 सही सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 युग्म। तो ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था और ये आसान क्वेश्चन कहा जाएगा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े हों वर्ष भर तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर का और ये मैप आधारित था, मानचित्र आधारित प्रश्न था। क्या प्रश्न है कि सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार या शिपमेंट बोलते हैं के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। तो ये बात सही है। अब देख सकते हैं कि ये लाल सागर है और ये यहाँ पे भूमध्य सागर है। मैं पेन थोड़ा इसको आगे करके लिख दूं, भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर और ये है लाल सागर और आगे आपको मिल जाएगा इधर फारस की खाड़ी। तो ये बात एकदम सही है। अगला, सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये तो आप क्लियर कट देख रहे हैं, ये लाइन है ये। तो ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट भी मिलता है, ये सीधी करीर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एन सुखना करके रेड सी में यहाँ पोर्ट है, इनको आपस में जोड़ रही है। तो ये लोकेशन बेस मानचित्र आधारित प्रश्न था और लगभग मध्यम कैटेगरी का प्रश्न था। अगर आप इसको सही से मैपिंग देखे होंगे, सुर्खियों में रहे, ये कई बार सुर्खियों में भी रहा, आप देखे होंगे तो भूमध्य सागर, तो इसके कारण ये न्यूज में आया है। इसका ए सही आंसर हो जाएगा फिर, कि दोनों ही सही हैं। सॉरी, इसका आंसर अब देखेंगे ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, तो एकदम सही इसका आंसर ए था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर का और 39 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। तो आप ध्यान रखिए कि जो इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल है, इंटरनेशनल ग्रेन्स खाद्यान्न, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न परिषद, ग्रेन्स काउंसिल। अब यूपीएससी ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसे लिख रहे हैं, अदरवाइज हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय खाद्य परिषद बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई और भारत इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य है और यह भी ध्यान रखना है इसका सेक्रेटेरिएट, सचिवालय कहाँ है, लंदन में है। और इसका काम क्या है, तो ये चाहे कोई देश सदस्य हो, कोई देश सदस्य हो या गैर सदस्य जो देश हैं, सदस्य नहीं हैं, उनको भी खाद्यान्न के आयात निर्यात में सपोर्ट करना इसका कार्य है। तो अगर ये इतनी बात आपने ध्यान रख लिया तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि चावल और, पहला वाला तो सही हो गया, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। और अभी मैं बताया कि सदस्य और गैर सदस्य दोनों के लिए आयात निर्यात में ये मदद करता है और इसलिए दूसरा वाला कथन गलत हो गया। और जब दूसरा कथन गलत हो गया तो केवल एक सही होगा और केवल एक हमें ए में दिया है और इसलिए ए, केवल एक इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर का और ये देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी एक तरीके से चर्चित स्थलों पर पूछा गया प्रश्न है, चर्चित देशों या स्थान पर पूछा गया प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। तो पहले समझते हैं कि साहेल क्षेत्र है कहाँ। देखिए साहेल क्षेत्र अफ्रीका में
देखिए इसमें इरिट्रिया है, सूडान है। सूडान अगर सुन लिया आप तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सूडान इसमें है, तो सूडान में तो स्थिति है ही बिगड़ी पड़ी। चाड है, नाइजर है, नाइजीरिया है, ऐसे ही बुर्किना फासो है, माली, उसके बाद मेरिटानिया, उसके बाद आप देखेंगे सेनेगल। ये सब देश हैं इसमें जिसको हम बोलते हैं कि ये साहेल क्षेत्र है। तो एकदम सही बात है ये तो, क्योंकि इस क्षेत्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। आपस में गृह युद्ध चल रहा है, या तो सेना के बीच या तो लोगों के बीच। इस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता काफी बनी हुई है। वही बोल रहा है कि अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है, और अभी में सूडान का ही हम लोग देखे हैं की स्थिति है। और भी कई जगहों पे ये चल रहा है, चाड में और बाकी जगहों पे सेना तख्ता पलट कर देती है। तो दूसरा कथन भी सही है, और जब दूसरा कथन भी सही है तो आप देख सकते हैं कि कथन ए सही हो, विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय खंड से संबंधित यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर और व्याख्या हमने देखा। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। राउज आईएएस के कंपस वेबसाइट पर जाके आप इन प्रश्नों की और अच्छी व्याख्या लिंक प्रूफ के साथ देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।